नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश पांडे जी, जो कि सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी विभाग के एचओडी भी है। तो चलिए आज हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना काल में स्कूल और कॉलेजेस खोले जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं, उस पर ये क्या कहेंगे और इसके बाद हम इनसे संबंधित और भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका नमस्कार है एशिया न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप प्रोफेसर है, एचओडी है सेंट जेवियर्स कॉलेज में। अभी देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण में कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगह पर संक्रमण और बढ़ गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी अध्ययन अध्यापन बहुत बाधित होता जा रहा है, तो खोलना भी बहुत अनिवार्य हो गया है। लेकिन दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि संक्रमण का दौर थोड़ा ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, इसलिए अभी संकट काल एक तरह से टला नहीं है। तो अभी खोलना बहुत ज़्यादा उचित नहीं लगता है। जहाँ जहाँ भी स्कूल और कॉलेज खुले हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि बच्चे प्रभावित हो जा रहे हैं और लोग अपने बच्चों को घर से बाहर स्कूल या कॉलेज में भेजना थोड़ा अच्छा सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए परिवार वाले भी डरे हुए हैं, समाज भी इससे पहले भी बहुत डरा सहमा है। इसलिए अभी इस पर बहुत गहराई से सोचने विचारने की ज़रूरत है जी। अभी देखा जा रहा है कि पिछले एक साल से बच्चों के पढ़ाई पर इसका असर पड़ा है। बच्चे प्रभावित हुए हैं कोरोना संक्रमण से, क्योंकि कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए गए थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर अब कॉलेज खोले तो किस किस मुद्दों पर ध्यान देनी चाहिए? सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत आवश्यक है। ये कहा जा रहा है कि जीवन के साथ जीविका भी आवश्यक है, लेकिन बच्चों के जीवन पर ज़्यादा केंद्रित करना पड़ेगा। यदि वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, यदि उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में पढ़ाई संभव नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा इसमें अभी सोचने विचारने की ज़रूरत पड़ रही है। बच्चे की पढ़ाई अभी प्रभावित बहुत हद तक हो जा रही है और अभी फ़िलहाल में बिना परीक्षा लिए रिजल्ट निकालना पड़ा है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग असंतुष्ट हो जा रहे हैं जो मेहनती हैं। इसके पहले परीक्षा उनकी बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन बाद में हो सकता था कि मेहनत के बाद उनकी परीक्षा और अच्छी होती, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता। तो ऐसे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो ये अभी विशेषकर सोचने विचारने की ज़रूरत है। आप एक प्रोफेसर हैं और बहुत ही अच्छे विश्वविद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं। आप बताइए कि झारखंड में शिक्षा के मामले में झारखंड को कितने नंबर देने चाहिए? अगर ग्रेडिंग की बात करें तो झारखंड शिक्षा के मामले में कितने नंबर पर आती है और किस तरह की बदलाव करनी चाहिए शिक्षा की रणनीति में? अभी नंबर देना वैसा उचित नहीं लगता है, लेकिन ऐसे 10 में 9 तो दिया ही जा सकता है, क्योंकि झारखंड में शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा रहा है। पहले भी यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और दूर दराज के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए झारखंड ही भेजना चाहते हैं। उसमें भी रांची सबसे ज़्यादा बच्चों की पहली पसंद रही है और यहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं। तो इसलिए बच्चे सब यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, गार्जियन भी पढ़ाना चाहते हैं और यहाँ भविष्य बहुत ही सुनहला रहा है। एक तो मौसम के हिसाब से भी वातावरण भी यहाँ पर बहुत अनुकूल रहा है और शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही अनुकूल रही है। इसलिए बच्चे का सबसे बड़ा आकर्षण रहता है यहाँ रांची का ही। जी। आपने जो कहा बच्चों के लिए, वो उससे मैं सहमत हूँ। और अगर शिक्षक की बात करूँ तो राज्य में शिक्षकों को जो दर्जा मिला हुआ है वो कितना सही है और आगे शिक्षकों की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप बताइए। मतलब शिक्षकों को क्या क्या आगे मिलना चाहिए सरकार के द्वारा? यहाँ पर शिक्षकों के साथ में एक तरह से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है या बहुत ख़राब ही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो नियमित शिक्षक हैं
उन्हें तो वेतन सही समय पर सही मिल जाता है, लेकिन जो अनियमित रूप से यहाँ पर अभी कार्यरत हैं उन्हें समय पर पैसे नहीं मिल पाते हैं, वेतन नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उन्हें एक तरह से बाध्य होकर अन्य जगह भी प्रयास करना पड़ता है। तो उनके लिए संकट का काल थोड़ा सा देखा जाता है। और ऐसे पढ़ाई का स्तर तभी सुधरेगा जब यहाँ के शिक्षकों को उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा, उन्हें संरक्षण दिया जाएगा, उन्हें सुविधा दी जाएगी। और विशेष करके यहाँ पर अभी बुनियादी सुविधा का थोड़ा सा अभाव रहा है, देखा जा रहा है। धीरे धीरे अभी प्रयास किया जा रहा है। एक दो दिन पहले मुख्यमंत्री ने, चूँकि शिक्षा विभाग उन्हीं के अधीन है, तो उन्होंने घोषणा भी की है कि पढ़ाई का स्तर और भी बढ़ाना चाहिए और लाइब्रेरी वगैरह में भी और भी तरह की सुविधा होनी चाहिए, ताकि बच्चे को घर बैठे भी यदि लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाए तो उनका पढ़ाई का स्तर और भी अच्छा रहेगा। इसलिए सरकार की ओर से भी पहल की जा रही है और समाज की ओर से भी यहाँ पर एक तरह से बदलाव लाया जा रहा है, शिक्षा के प्रति जागृति देखी जा रही है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर के घर पर, इनके घर आ जाई थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये सेंट जेवियर्स कॉलेज में एचओडी है हिंदी विभाग में, तो इनकी हिंदी में तो रुचि रही ही है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूँगी कि इन्होंने कई तरह के किताब भी लिखे हैं और मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आप दिखाइए किस तरह से इनके जो ये साहित्य है, ये जो किताबें हैं, इन्होंने ये खुद ही लिखी है। और इसमें कविता भी शामिल है, जीवनी भी शामिल है लोगों की, जनसंचार माध्यम जो है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखी हुई है। और ज़्यादातर इनका जो ध्यान वो है वो सब जीवनी पर इन्होंने लिखा और कविता भी अच्छे अच्छे लिखे। तो चलिए सर से जानते हैं कि आखिर किस तरह से आप में ये वो किताब लिखने की रुचि आई, साहित्य में आपका रुचि बढ़ा और आप लिखते हैं, तो किस तरह से आप कुछ शब्द को एक कविता का रूप दे देते हैं। कविता से, आधुनिक कविता से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, लेकिन समीक्षात्मक पुस्तकें मेरी सबसे अधिक रही हैं। सबसे पहले दयानाथ लाल की काव्य चेतना, ये संपादित ग्रंथ है मेरा। तो इसके बाद 96 में ये प्रकाशित हुई थी किताब, और पंथ का काव्य विकास 99 में प्रकाशित हुई थी, जिस पर बनारस में 2011 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय विद्वत परिषद। तो उसमें जयशंकर प्रसाद पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ था। और सरस्वती जी की प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं, चांदी की मढ़ी हुई है, और पुरस्कार स्वरूप यहाँ पर मुझे प्रदान किया गया था। और बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, और उसमें 5001 रुपये का नगद पुरस्कार भी मिला था। तो इससे मुझे प्रेरणा मिली कि आगे और भी लिखना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो बीच में चूँकि हम लोगों को बहुत कम समय मिल पाता है, और जब भी समय मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करूँ, और लेखन कार्य मुझे बहुत ही रुचिकर लगता है। और उसमें इसी दरमियान मेरी और भी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। मैंने पीएचडी 91 में की है, और इसके बाद डिलीट भी मैंने किया है 2004 में। तो और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट भी मेरा 3 हो चुका है। तो ये सब जो मेरा शोध वर्क हुआ था, शोध कार्य हुआ था, तो उसमें भी जो सामग्री थी उससे संबंधित भी कुछ किताबें आई हैं। और अलग से भी बहुत सारी किताबें, चूँकि देख रहे हैं कि बच्चे सब जो सिलेबस में, पाठ्यक्रम में जो यहाँ पर चीज़ें हैं उन्हें नहीं मिल पाती हैं सुलभता से, तो उनके लिए भी मैंने प्रयास किया है। और इसी संदर्भ में कोश विमर्श, पीजी में एक पढ़ाई होती है, पूरे हिंदुस्तान में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिलेबस में ये कोश विमर्श, तो कोश विज्ञान की पढ़ाई होती है, इसी से संदर्भित एक मेरी पुस्तक आई है। और एक पुस्तक अभी एक तरह से प्रकाशित हो चुकी है, और वहाँ से दिल्ली से भेजी जा चुकी है कल परसों, तो 1-2 दिन में आ जानी चाहिए, प्रशासनिक हिंदी पर। तो उसमें भी पीजी में एक पेपर है
पूरा एक पेपर के रूप में ही सिलेबस को मैंने उसे संग्रहित किया है। और उसमें भी चूँकि हिंदी भाषा से संबंधित है और 14 सितंबर हिंदी दिवस आ रहा है, इस उपलक्ष्य में भी मैंने उसे प्रकाशित करने का ध्येय रखा था और ये प्रकाशित हो करके आ रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से इनकी रुचि है किताबों को लिखने में। इन्होंने बताया कि कैसे इनका जो इन्हें इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया और सम्मानित भी किया गया, और आगे भी अभी इन्होंने आपके पास कितने कलेक्शंस होंगे आपकी किताब के, कितने लिखे हैं आपने? अभी तो मेरे पास 9 हो चुकी हैं, 9 किताबें अभी सामने हैं। जी जी। और 3-4 किताबें अभी सद्य प्रकाशित, मतलब अभी शीघ्र ही आने वाली है, और एक तो कल परसों 1-2 दिन में आ जानी चाहिए। तो लगभग 1 दर्जन से ऊपर की किताबें मेरी आ रही हैं और बहुत स्तरीय है। एक तरह से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल पुस्तकें हैं। गोरखपुर से एक सज्जन ने, एक प्रोफेसर ने मुझे फ़ोन करके 1-2 महीना पहले ही बताया था कि वो पीएचडी कर रहे हैं गोरखपुर से, और वहाँ पर उन्हें सामग्री की ज़रूरत थी। तो किसी ने उन्हें बताया, उनके गाइड ने बताया कि एक किताब मेरी आधुनिक हिंदी कविता में धर्म और संप्रदायवाद, ये प्रकाशित हुई थी। तो वो उस किताब से उनके गाइड, उनके प्रोफेसर भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने उस किताब की चर्चा उनके पास में की, और उन्होंने फिर पत्राचार के माध्यम से अपने पास किताब मंगवाए, और उन्हें फिर बहुत सामग्री मिली। तो मुझे फ़ोन करके उन्होंने बताया कि मैंने आपकी किताब से सहायता ली है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मटेरियल उसमें मिल रहा है। तो मुझे प्रसन्नता हुई थी कि गोरखपुर चूँकि शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र है, और वहाँ प्रोफेसर मेरे ग्रंथ पर सहायता लेकर और रेफरेंस बुक के रूप में वो शोध वर्क कर रहे हैं। तो मुझे और भी प्रसन्नता हुई। तो मुझे लगा कि लेखन कार्य से और भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। और मेरी जो एक किताब है विश्व नायक नरेंद्र मोदी, तो गवर्नर के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ इसका विमोचन हुआ था, लोकार्पण हुआ था, और उन्होंने, गवर्नर ने बहुत ही एक तरह से गार्जियन के रूप में हम लोगों को बताते हुए कहा भी था कि प्रोफेसर को लेखक भी बनना चाहिए, लेखनी भी चलानी चाहिए, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो उस समय बच्चों को दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन भविष्य में और भी लोग लाभान्वित हों, अगली पीढ़ी को भी लाभ मिले या अन्य लोगों को भी लाभ मिले, इसलिए लेखन से भी जुड़ा होना चाहिए। तो एक तरह से गवर्नर, यहाँ झारखंड की गवर्नर हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं, और उनके मार्गदर्शन में ही मुझे लगा कि और भी रचनात्मक कार्य करना चाहिए। देखा आपने, इन्होंने अभी तक 9 पुस्तकें लिख चुकी हैं इन्होंने, और आगे और भी आने बाकी है। किस तरह से इन्होंने बताया कि गोरखपुर और ऐसे स्थान पर जो कि खुद ही एक शिक्षा का गढ़ कहा जाता है, अगर वहाँ पर इनकी किताब के साथ शोध हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये किताबों को लिखते हैं, और अपने जो उसमें शब्द है, शब्दों का चयन इनका कितना अच्छा होता है कि उस किताब को लेकर शोध किए जा रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से झारखंड के राज्यपाल ने भी इनके किताब का विमोचन किया था, और इन्हें बताया है कि एक शिक्षक को, एक प्रोफेसर को भी किताबें लिखनी चाहिए। इस तरह से इन्होंने ये किताब लिखा है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि ये जो किताबों को लिखते हैं, इसके लिए ये पहले अपने हाथ से स्क्रिप्ट तैयार करते हैं बिना किसी टाइपिंग के, और काफ़ी लंबा समय इन्हें लग जाता है, जिसके बाद ये चीज़ें निखर कर सामने आती है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे एशियन न्यूज़ इंडिया रांची।